नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे अडानी विलमार के बारे में और जानेंगे कि अडानी विलमार का शेयर एएसएम लिस्ट से अभी आउट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इस शेयर को बाय करना है, होल्ड करना है, बाय करना है। तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आज हम एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि एएसएम लिस्ट का कैसे हम वॉच करते हैं, कैसे देखते हैं और क्या रियल में अडानी विलमार का शेयर जो है एएसएम लिस्ट से आउट हो चुका है या उसको कितना समय लगेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अडानी विलमार के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर का अभी करंट में प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी हम जानते हैं कि शेयर का जो करंट प्राइस है 613.90 रहा। 5 दिन के अंतराल में अगर हम देखें तो ये शेयर 18.90% शेयर का डाउन हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा लो है। टेक्निकल चार्ट पे एक बार फिर चलते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? टेक्निकल चार्ट कहता है कि जो हमारी फिबोनाची थी, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी ये शेयर 612-13 रुपये पर अभी इस समय ये चल रहा है। ठीक है, इसका जो लास्ट आएगा वो आएगा 556, जो मेरे ख्याल से फिबोनाची लेके चलता है। और ये शेयर अगर कंटिन्यू करता है तो 510 का अगला स्टॉपेज इसका आएगा। ठीक है, हो सकता है इस शेयर रिवर्सल भी आ जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो एएसएम लिस्ट में रहेगा वो रिवर्सल नहीं टूटेगा या रिवर्सल नहीं देगा। वो रिवर्सल, एएसएम लिस्ट अलग चीज़ है, रिवर्सल एक अलग चीज़ है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की जब भी हम बात कर रहे हैं, बट एएसएम लिस्ट क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इसको डाला जाता है और क्या ये लिस्ट से बाहर आ चुका है, तो वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम एनएससी की साइट पे और हम समझते हैं कि एएसएम होता क्या है। एएसएम होता है बेसिकली एडिशनल सर्विलेंस मेज़र। ठीक है, शेयर को हम एडिशनल सर्विलेंस में डाल देते हैं, उसकी मेजरिंग को चेक करते हैं। तो इसको मैंने अभी डिटेल में भी डाउनलोड कर लिया और इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है पीडीएफ फाइल का, वो मैं अपने लिंक में आपको दे दूंगा और आप उसको वहाँ से सर्च कर पाएंगे और उसको प्रॉपरली अपना एक स्टडी और माइंडसेट तैयार करके उसको देख पाएंगे। तो ये डायरेक्टली चलते हैं एडिशनल सर्विलेंस मेजर। इसके जो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन पे हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एएसएम वर्क? इन ऑर्डर टू एनहेंस मार्केट इंटीग्रिटी एंड सेफगार्ड इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसकी बात कर रहे हैं, एंड exchanges have been introducing various exchange surveillance measures such as graded surveillance measure GSM, reduction in price band, periodical call, auction and transfer of security to trade for trade segment from time to time। अब देखिए, नटशेल में हम बात करते हैं कि सेबी ने जो हमारे एक्सचेंज है उनको सर्विलेंस में करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर उनका जो प्राइस रिडक्शन है, उनकी प्रायोरिटी कॉल जो हैं और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम सर्विलेंस में डालता रहता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेजर इज़ टू, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? वो पर्पज़ ये कहता है अलर्ट एंड एडवाइज इन्वेस्टर टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस वाइल डीलिंग इन दीज सिक्योरिटीज़। तो इसमें ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है और अलर्ट किया जाता है एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस रखने के लिए उस पर्टिकुलर शेयर में, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी आप समझते हैं ना, तो पर्टिकुलर शेयर्स में डील करने से पहले। तो आप कॉन्शियस रहें, ध्यान रखें। एडवाइस मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस वाइल डीलिंग इन दिस सिक्योरिटीज़। और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को भी एक नेसेसरी जो डिलिजेंस होते हैं उनके जो वो डील करते वक्त यूज़ करें उस सिक्योरिटी को, उसके लिए ये लोग एडवाइस करते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ वेरियस सर्विलेंस मेजर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, SEBI and exchanges pursuant to discussion in joint surveillance meeting have decided that along with the aforesaid measure there should be additional surveillance measure ASM on security with surveillance concern based on objective parameter which price variations and volatility। तो बेसिकली प्राइस का जो वेरिएशन होता है और जो वॉलेटिलिटी होती है उसकी सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रिप्ट अंडर एएसएम। इसके क्राइटेरिया क्या है जो अंडर एएसएम फ्रेमवर्क के लिए लिए जाते हैं, एंड व्हाट आर द एप्लीकेबल सर्विलेंस एक्शन ऑन द शॉर्ट लिस्ट स्क्रिप्ट। और उसके एप्लीकेबल सर्विलेंस एक्शंस जो होते हैं वो क्या लिए जाते हैं जब वो जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो शेयर हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं, या स्क्रिप्ट जो है, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत ही होगा, स्क्रिप्ट हुआ, सिक्योरिटी हुई, इक्विटी हुई,
ठीक है, और शेयर का नाम हुआ, ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की वो बात कर रहे हैं कि वो अगर लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं एएसएम की लिस्ट में, तो उनके साथ क्या होता है। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर प्लेसिंग द एएसएम फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज जॉइंटली डिसाइडेड बाय सेबी एंड एक्सचेंज कवरिंग द फॉलोइंग मार्केट बेस्ड डायनेमिक पैरामीटर्स। तो जब वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है वो इन फॉलोइंग क्राइटेरियाज के अंदर उसको वॉच किया जाता है, और सेबी और एक्सचेंजेस इसको कवर करते हैं, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, इसके बाद क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पेन्स और पी। अब द क्राइटेरिया ऑफ फॉलोइंग शॉर्टलिस्ट इज रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी अंडर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क इज एज गिवन बिलो। तो ये सारे जो क्राइटेरिया थे इन्होंने दिखाए कि इस क्राइटेरिया के थ्रू इसको कवर किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई शेयर भाग रहा है तो उसी को ही करते हैं, या कोई पर्टिकुलर, ये कई बार उसमें भी किया जाता है कि शेयर जो है लोअर सर्किट मार रहा हो, कंटिन्यूस क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन हो, क्लाइंट कंसंट्रेशन में अगर उसका देखा जाता है कि उसका वॉल्यूम क्लाइंट कंसंट्रेशन में उसका वो लेवल देखा जाता है कि उसको किस तरीके से उसका वॉल्यूम कहीं प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं की जा रही है, और हाई लो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो शेयर के अंदर, वॉल्यूम्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब वॉच करने के लिए होता है स्पेशली, ऐसा कोई पेनल्टी या इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसको सर्विलेंस में डाला जाता है। सर्विलेंस में क्या होता है कि एक निगाह में रखा जाता है चीज़ को, आप बस ये समझ लीजिए। द क्राइटेरिया, ये हम आगे आते हैं सेक्शन 1, लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर, लॉन्ग टर्म एएसएम। तो एक होता है लॉन्ग टर्म एएसएम, एक होता है शॉर्ट टर्म एएसएम। तो हम लॉन्ग टर्म एएसएम पे बात करते हैं। ए फॉलोइंग 7 क्राइटेरिया शैल बी मेड एप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इन लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क। तो ये जो है लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के कुछ पैरामीटर्स हैं। ये पहला पैरामीटर है हाई लो वेरिएशंस बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन, एडजस्टेड प्राइस 3 मंथ 150% प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक। आई थिंक बीटा का मैं अभी कुछ आने वाली सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि बीटा क्या होता है स्टॉक का, इनटू निफ्टी 50 वेरिएशन, या फिर उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टॉप 25 क्लाइंट्स। अब देखिए सारे ना क्राइटेरिया हैं इस शेयर के। अब इसको अभी हम इस छोटे से वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक बार पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसका आपका डिस्क्रिप्शन दूंगा, लिंक दूंगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके एक बार चेक करिएगा कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद है सेकंड है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, फिर आता है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, इसमें भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, थर्ड क्राइटेरिया था। फिर फोर्थ है एवरेज डेली वॉल्यूम इन मंथ, अगर 10,000 शेयर से कम या ज़्यादा जाता है मंथली वॉल्यूम, तो उसके ऊपर वो फिर बात करते हैं 5% ऑफ एवरेज डेली वॉल्यूम इज़ प्रोसीडिंग 3 मंथ एट बोथ एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पे अगर वो होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ 25 क्लाइंट्स और समथिंग। इसके बाद एवरेज डिलीवरी परसेंटेज लेस देन 50% अगर हो जाए लास्ट 3 मंथ से। तो अब मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने शेयर किया था कि एवरेज डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 20% से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 50% से लेस होता है 3 मंथ में, तो उस पर भी वो मार्केट का सर्विलेंस एएसएम लिस्ट के अंदर उसको डाल दिया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 500 करोड़ से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उसमें रिव्यू डेट उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्लोज टू क्लोज का 5th नंबर आ गया क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन 25%, बीटा एंड एनएससी समथिंग, पी नेगेटिव हो जाए उसका शेयर का 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके क्राइटेरिया हैं, ये आपको थोड़े से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो पहले आप एक बार पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने के बाद ये मैं आपको नॉलेज लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के काम है, और मैं इस चीज़ों को अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। और इसके बाद ये आपका स्क्रिप्ट ऑफ प्राइस बैंड 7 नंबर आ गया है। आगे हम थोड़ा सा इस पर और चलते हैं। एक्शंस ऑन द स्टॉक शॉर्ट लिस्टेड एज पर क्राइटेरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर 7 नंबर, ठीक है। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, तो ये कहना चाह रहा है द शॉर्टलिस्ट स्क्रिप्ट शैल बी प्लेस्ड डायरेक्टली टू स्टेज 4 ऑफ लॉन्ग टर्म एएसएम विद इफेक्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ T+3 days, T days बीइंग द डे ऑन विच स्क्रिप्ट वाज शॉर्ट लिस्टेड। मतलब ये कहता है कि शॉर्ट लिस्टेड स्क्रिप्ट और शॉर्ट लिस्ट कर ली गई है, डायरेक्टली स्टेज 4 में भेज दी जाती है। सबसे पहले स्टेज 4 सबसे लो इसकी स्टेज होती है, और इसके ये आपका जिस दिन से शुरू होता है उसके T+3 यानी ट्रेड डेट प्लस 3 दिन, उसके बाद तक ये स्टेज 4 के अंदर रहता है।
टी डे बीइंग द डे ऑन विच स्क्रिप्ट वाज शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, वहाँ शॉर्टलिस्टेड की गई है। द शॉर्टलिस्टेड स्क्रिप्ट शैल बी रिटेन इन स्टेज 4 फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 90 कैलेंडर डेज। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 डेज, आप देखो समझने की बात है। द शॉर्टलिस्टेड स्क्रिप्ट शैल बी रिटेन की जाती है स्टेज 4 में मिनिमम पीरियड ऑफ 90 दिन के लिए, कम से कम 90 दिन के लिए उसको रखा जाता है, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड स्टेज 4 के अंदर। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 90 कैलेंडर डेज सच स्क्रिप्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू स्टेज वाइज रिव्यू, और उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है, दैट इज परसेंटेज अंडरटेकन ऑन वीकली बेसिस बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं कंटिन्यूस को रिव्यू करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली बेसिस पे, उसको एएसएम लिस्ट में रखना है या बाहर करना है, ठीक है, और वो भी स्टेज 4 की बात हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंप्लीटिंग 90 डेज इन लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क शुड बी एलिजिबल फॉर एग्जिट फ्रॉम द फ्रेमवर्क सब्जेक्टेड टू स्टेज वाइज एग्जिट। 90 दिन के बाद उसको लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क से एएसएम से एलिजिबल अगर वो पाया जाता है तो उसको एग्जिट कर दिया जाता है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू स्टेज वाइज एग्जिट, उसको एग्जिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है इन एडिशन टू द अबव ऑफ द शॉर्ट स्टॉक सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया आफ्टर इंक्लूजन ऑब्लिक स्टेज वाइज मूवमेंट अंडर द लॉन्ग टर्म एएसएम शैल बी प्लेस्ड इन स्टेज 4 ऑफ लॉन्ग टर्म एएसएम एंड शैल बी रिटेन्ड एज स्टेज 4 टिल सच टाइम द स्टॉक सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। वो उसी की बात कर रहा है कि उसमें अगर वो क्राइटेरिया को और फॉलो करता है तो क्राइटेरिया क्या है, हाई लो प्राइस वॉल्यूम को हाई लो प्राइस वेरिएशन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टेड प्राइसेस इन 6 मंथ, ठीक है, 200 प्लस बीटा। अब ये फार्मूला इन्होंने एक दे दिया है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी आपको एकदम से कुछ लोग जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो भी नए हैं वो उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। इस पर अब मेरे को प्लीज़ क्वेश्चन मार्क करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो उस पर हम ये क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया के बाद हम जाते हैं ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर बैंक, सिक्योरिटी ऑलरेडी अंडर ग्रेडेड सर्विलेंस जीएसएम, सिक्योरिटी ऑन विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, सिक्योरिटी ऑलरेडी अंडर द ट्रेड फॉर ट्रेड, ठीक है। अब आता है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द एप्लीकेबल सर्विलेंस एक्शंस ऑन शॉर्टलिस्टेड स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया शैल बी एज फॉलोज। स्टेज वाइज सर्विलेंस एक्शन आफ्टर इंक्लूजन इन लॉन्ग टर्म एएसएम, अगर लॉन्ग टर्म एएसएम में है तो स्टेज वाइज सर्विलेंस एक्शन क्या रहते हैं उसके, ठीक है। अब हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए ये स्टेजेस हैं, ठीक है, 1 2 3 और इसके बाद मेरे ख्याल से एक और दी होगी, ये 4, ठीक है। अभी हमारा जो स्टॉक, चलो मेरा क्वेश्चन भी है, हमारा अडानी विलमार का जो स्टॉक है आज की डेट में, मैं आपसे नॉलेज पूछना चाहता हूँ कि वो एएसएम की कौन सी लिस्ट में, कौन से स्टेज पे है। तो एक बार कमेंट करके प्लीज़ मेरे को बताइएगा जिन के पास वो स्टॉक है, और वो अभी एएसएम की कौन सी लिस्ट में आता है, कौन से स्टेज में आता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आता है कि शॉर्ट टर्म में आता है, ठीक है। बस इस वीडियो ख़त्म होने के बाद हम एक बार बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसको वॉच करते हैं। अब ये जो 4 स्टेज है ना, इनको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। कंडीशन ऑफ एंट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एंट्री क्राइटेरिया, एप्लीकेबल मार्जिन शैल भी 100% T+3 डेज़ के लिए रखा जाता है। फिर ये फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में आता है, तो उसमें कुछ एक्शन लिए जाते हैं, ये एक्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके बाद स्टॉक विच आर ऑलरेडी इन स्टेज 2 लॉन्ग टर्म के लिए चला जाता है, तो उसमें क्या क्राइटेरिया उसको वॉच करते हैं वो लोग, और उसके बाद वो उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आता है स्टॉक विच आर ऑलरेडी स्टेज 4, और ये इसके बाद का जो ग्रॉस बेसिस 100% मार्जिन ऑफ ऑल क्लाइंट्स और 5% प्राइस बैंड इसका रखा जाता है, ठीक है, अगर कोई स्टॉक जो है 4th स्टेज में है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी स्टेजेस मैंने बयां कर दी हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद कंडीशन ऑफ एंट्री, ये भी इसी का पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। रिव्यू पीरियड एंड एग्जिट, तो इसके अंदर आप ये बताया हुआ है कि कैसे ये बाहर निकलता है, ठीक है, एएसएम लिस्ट से। सिक्योरिटी कंप्लीटिंग 90 डेज इन लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जिट फ्रॉम द फ्रेमवर्क सब्जेक्टेड टू स्टेज वाइज एग्जिट एंड मैंशनड बिलो। द स्टेज वाइज रिव्यू ऑफ स्टॉक शैल बी ऑन अ वीकली बेसिस, तो ये स्टेज वाइज वीकली बेसिस चेक किया था, 90 दिन का मैंने आपको पहले बता दिया था। एग्जिट द स्टॉक शैल बी इन स्टेज एज अंडर, अगर देखो अब आपके ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस मत करिएगा, और कोशिश करिएगा कि अगर बोरियत हो भी रही है तो प्लीज़ इसको वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, मेरा तो काम है समझाना। स्टॉक इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल
फॉर एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू सच स्टॉक नॉट मीटिंग द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ लॉन्ग टर्म ASM। ठीक है, आगे समझ में। वो ये कह रहा है कि स्टॉक इन स्टेज 1 में जब तक रखा जाएगा, जब तक एलिजिबल रहेगा, नहीं एलिजिबल फॉर एग्जिट, वो एग्जिट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट से, नॉट मीटिंग द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ लॉन्ग टर्म ASM, अगर वो अपना क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है लॉन्ग टर्म के ASM के लिए। फिर आता है स्टॉक इन स्टेज 4 शैल मूव टू स्टेज 3 इफ्स, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, इफ़ सच स्टॉक डू नॉट मीट द एंट्री क्राइटेरिया, स्टेज 4 का नहीं करता है तो इसलिए भी इसको बाहर कर दिया जाएगा। अगर स्टेज 3 का वो मतलब स्टेज 4 में अगर डाल दिया, स्टेज 3 का वो क्राइटेरिया नहीं ले रहा है तो उसको बाहर कर देंगे। अब स्टेज 3 का है, स्टेज 3 का अगर कोई स्टेज 4 से स्टेज 3 में आ गया है और सेकंड का क्राइटेरिया नहीं लेता, उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, मतलब उसको सर्विलेंस लिस्ट से हटा देंगे, बाहर कर देंगे, मतलब स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं निकालेंगे, ASM लिस्ट से बाहर निकालेंगे। उस पर स्पेशल सर्विलेंस जो निगाह बनाई हुई है वो निगाह हटा दी जाएगी। वो 8th क्लास में एक स्टोरी थी ना, द ग्लास आई, वो जो आई रख के सो जाता है और उस पर निगाह रखता है, वो सामने पर्सन सोचता है। आई थिंक बचपन में आपने सबने पढ़ी होगी। तो वैसी सर्विलेंस है आपका। ठीक है, ASM लिस्ट का भी तो द ग्लास आई स्टोरी की तरह है बिल्कुल। स्टॉक इन स्टेज सेकंड शैल मूव टू स्टेज फर्स्ट, तो इसमें है कि सेकंड वाला जब आउट हो जाएगा अगर फर्स्ट के क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब आ गया सेक्शन सेकंड शॉर्ट टर्म। तो मैंने आपको पहले बताया था एक लॉन्ग टर्म आया था और एक शॉर्ट टर्म आ गया। शॉर्ट टर्म के भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। ठीक है, तो अभी ये आपका पूरा आगे जाके ख़त्म हो रहा है। ये आपका सर्कुलर अक्टूबर 27, 2018 को NSE की साइट पे जारी किया गया था और जनवरी 11, 2019 को इसका एक और सर्कुलर निकला था। ठीक है जी, इसके बाद और भी सर्कुलर रहे, 21 में भी एक सर्कुलर, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम ये अपडेट करते रहते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट लिस्ट है, कैसे निकलती है, क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर स्टेज 6 भी होता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ इन्होंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। अब इसको तसल्ली से पढ़िएगा एक बार, जहाँ कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा क्या हुआ। अच्छा, मुद्दे की बात ये है कि अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो अडानी विल्मार है वो कौन से स्टेज पे पड़ा हुआ है ना। मुद्दा तो यही है ना। ठीक है, आइए जान लेते हैं। तो ये हमारी है NSE की साइट पे डिस्क्राइब की हुई लॉन्ग टर्म की लिस्ट, लॉन्ग टर्म ASM। ठीक है, वही बात कर रहा हूँ एडिशनल सर्विलेंस मेजर की। और ऐसे ही एक शॉर्ट टर्म की है, तो ये 9 मई 2022 की है। ये भी 9 मई 2000। देखो हमारा जो उद्देश्य है ना, इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैनल पे, मेरा उद्देश्य है कि जितने भी न्यू बिगनर्स आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको ये सारी बारीकियां पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम फ्रेश नौकरी पे जाते हैं ना, तो नौकरी पे जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको काम को करते करते, चीज़ों को पूछते पूछते। तो आप भी ना चीज़ों को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं और मेरे चैनल पर भी आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा बस मकसद ये है कि आप कोई भी अज्ञानता में अपने इन्वेस्टमेंट को ना करें और कहीं भी अननेसेसरी चीज़ों को ना पूछें और चीज़ों को वॉच करते रहें। मेरे वीडियो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा ताकि आपकी चीज़ों की क्लैरिटी होती जाए। ठीक है, हाँ, उस क्लैरिटी के बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप और भी जगह पूछ सकते हैं, कहीं भी चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस पर लिस्ट अपने को। देखो हमारा ये लॉन्ग टर्म का जो लिस्ट है और एक है शॉर्ट टर्म का। देखो अडानी ग्रीन दिख गया, देखो ये शॉर्ट टर्म में, ये स्टेज 1 में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब स्टेज 4 को भी देखेंगे, 1 पे कैसे निकलेगा ये देखेंगे, जो अभी हमने पढ़ ही लिया। अब हम आते हैं ये हमारा अडानी विल्मार किधर गया, इसमें कहीं दिख रहा है। हाँ, अभी देखते हैं ये एक्स हो, ये ओके, ये रहा 90 नंबर पे अडानी विल्मार। ये देखिए स्टेज 4 में पड़ा हुआ है। तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था ASM की कौन सी स्टेज में है वो, तो अभी स्टेज 4 में पड़ा हुआ है दोस्तों। स्टेज 4 में ये आराम से बाहर आ सकता है अगर ये 3rd वाले क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करता, उसके सर्विलेंस को मीट नहीं करता, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, सर्विलेंस 3rd के अंदर दी हुई हैं, तो आराम से बाहर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। ठीक है, और ये आपकी दुविधाएं भी दूर कर दी कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन से ASM लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता था वो अच्छे से मैं आपको समझा पाया। और चीज़ों को अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को एक बार और भी गाइड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए प्लीज़ उसको मेरे को कमेंट में डाल के बताइएगा। ठीक है, मैं और भी और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो आपको पता हो तो मेरे ख्याल से अपने स्टॉक को आप किस तरीके से बचा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं और कहना चाहूँगा, इस लिस्ट को जो मैंने आपको दिखाया है इसमें, और ये जो मेरा फर्स्ट जो पेज है जिस पे ये लिखा है कि बाय होल्ड और बाय बाय, तो मेरा इसमें अभी अडानी विल्मार में अभी कोई ऐसा ओपिनियन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं उनसे आप एक बार सलाह लीजिएगा कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं कोई मतलब सर्टिफाइड पर्सन नहीं हूँ कि मैंने आपको बोला और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो पर्सनली मेरी इसमें होल्डिंग है और बहुत नीचे की क्वांटिटी पे मैंने प्राइस पे मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है ऐसे कुछ शेयरों पे जिन पे होता है, तो मैं इस पर आपको शेयर करता हूँ। बट ASM का काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के, तो मैंने इसीलिए वीडियो तैयार किया ताकि लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और इस चीज़ को अच्छे से समझते हुए अपने आगे के डिसीज़न ले पाएँ बेसिकली, है ना। तो ठीक है, अब आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से होपफुली पूरे इसमें समझ में आ गई होगी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा कि ये जो आपका ये जो मैंने आपको पूरा स्टेज बताया कि ये कैसे काम करता है, ASM का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप वहाँ से लीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए मेरे यहाँ तक के वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, ठीक है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं।